नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। बड़ी से बड़ी घटना को इस देश में विस्मृत करने में बस कुछ ही दिन लगते हैं। ये हमने और आपने अपने अनुभव के आधार पर देखा है। बड़ी से बड़ी घटनाएं 2-4 दिन में, 10 दिन में विस्मृत कर दी जाती हैं, भुला दी जाती हैं, उनको फिर कोई याद भी नहीं करता है। उसी तरह की कोई दूसरी घटना दुर्घटना होती है तो पिछली घटना को संदर्भवश आंकड़ों के साथ जोड़ करके बस याद भर कर लिया जाता है। जगदीप धनखड़ के साथ जो कुछ हुआ है या जगदीप धनखड़ ने सरकार के साथ जो कुछ किया है, जो अब नए नए किस्से खुल करके सामने आ रहे हैं और बताया जा रहा है। शुरू के कई घंटे बल्कि करीब करीब 24 घंटे सरकार की तरफ से चुप्पी साधे रखी गई। उसके बाद सेलेक्टिव तौर पर कुछ तथ्यों को कुछ खास लोगों को बताया गया, जानकारी दी गई, कौन कौन से तथ्य थे, कौन कौन सी घटनाएं थी जिनके चलते जगदीप धनखड़ पर सरकार का भरोसा खत्म हो गया था। और हमें ये तो नहीं भूलना चाहिए कि इन्हीं जगदीप धनखड़ के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में विपक्षी दल राज्यसभा में अविश्वास का प्रस्ताव ला रहे थे, महाअभियोग प्रस्ताव ला रहे थे और उसमें बहुत गंभीर किस्म के आरोप लगाए गए थे। न केवल मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से आरोप लगाए गए थे, बल्कि कुछ और लोगों ने भी ये कहा था कि वो संविधान को अपमानित कर रहे हैं, वो खुलकर के सत्ता पक्ष का साथ देते हैं, विपक्ष की आवाज को दबाते हैं, विपक्ष को बोलने नहीं देते हैं, इसलिए हम उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं। उपसभापति हरिवंश ने उनके उस अविश्वास प्रस्ताव या जो भी महाभियोग आप नाम दें, उसको ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि ये सभापति की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। एक और घटना, दिसंबर 2023 जो प्रवेश द्वार था उस पर कल्याण बनर्जी जो टीएमसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और राज्यसभा के सदस्य थे उस समय, वो उनकी बॉडी शेमिंग का काम कर रहे थे, उनकी नकल उतार रहे थे और उनके आसपास विपक्षी दलों के कई सांसद खड़े हुए थे। यहां तक कि शर्मनाक रूप से राहुल गांधी जो बॉडी शेम की जा रही थी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, उसकी वीडियो बना रहे थे। उसको लेकर के सदन में अगले दिन जगदीप धनखड़ ने संभवतः दिग्विजय सिंह को संबोधित करते हुए कहा था कि आपके नेता का स्तर कितना नीचे गिर गया है, मैं देख करके जान करके हैरान हूं। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जब सदन के भीतर मल्लिकार्जुन खड़गे हों, जयराम रमेश हों, डेरेक ओब्रायन हों या कल्याण बनर्जी हों, जया बच्चन हों, संजय सिंह हों, उन्होंने जगदीप धनखड़ के रहते हुए ही सदन में हंगामे किए, जबानजोरी की, उनको अपमानित करने की कोशिश की और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तो उनकी लगातार न केवल बहसबाजी हुई है बल्कि साफ तौर पर टसलबाजी होते हुए देखी गई है। अभी जो किस्से कहानियां सामने आ रहे हैं या सुनाए जा रहे हैं, उसमें कुछ ऐसी बातें कही जा रही हैं जिसके बाद मैंने कल एक वीडियो बनाया था और उसमें ये जानकारी दी थी कि किस तरीके से जगदीप धनखड़ को सत्यपाल मलिक के तरह के साथ जोड़ा जा रहा है, चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ जोड़ा जा रहा है। सत्यपाल मलिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह छोटू राम के नाती हैं, हरियाणा से आते हैं। उनका पूरा जीवन कांग्रेस में बीता है,
वो कांग्रेस के एमएलए भी रहे, सांसद भी रहे और हरियाणा में मंत्री भी रहे। वो किन स्थितियों परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी में आए? भारतीय जनता पार्टी ने उनको राज्यसभा में भी भेजा, उनको कैबिनेट मंत्री भी बनाया, उनकी पत्नी को भी विधायक बनाया ऊंचाना कला जींद से, उनके बेटे को भी बाद में हिसार से टिकट दिया, जो आईएएस थे, वहां से वो रिलीव हुए और उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और वो जीत करके संसद पहुंचे। लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के कभी हुए ही नहीं। संभवतः वो कांग्रेस की जो स्थितियां परिस्थितियां थी उनको ध्यान में रख करके बस भारतीय जनता पार्टी के पास आए, मंत्री बन गए, राज्यसभा के सदस्य बन गए, बेटे को भी एमपी बनवा लिया और पत्नी को विधायक बनवा लिया, यानी लाभ लेने के लिए ही आए थे। सत्यपाल मलिक का जो कैरेक्टर है कुल मिलाकर के, उस पर दर्जनों वीडियो तो मैंने ही बनाए हैं और उनको पूरी तरीके से एक्सपोज किया है और क्रिटिसाइज किया है। जहां तक जगदीप धनखड़ का प्रश्न है, जगदीप धनखड़ के बारे में जो किस्से कहानियां अब निकल करके आ रहे हैं, सामने रखे जा रहे हैं, अगर ये बिल्कुल सही हैं तो ये चौंकाने वाले हैं और शर्मनाक भी हैं। चौंकाने वाले इसलिए हैं कि बताया ये जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष की तरफ से जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो महाभियोग प्रस्ताव तैयार किया गया था, उसका नोटिस तैयार किया गया था, जिस पर 63 सांसदों के सिग्नेचर बताए जा रहे हैं, उसको जगदीप धनखड़ ने अपने घर पर स्वीकार किया, प्राप्त किया कांग्रेस के नेताओं से। इसके बाद बिना सरकार की जानकारी में लाए उन्होंने उसे सदन में पढ़ कर के सुनाया और जो वहां पर अर्जुन मेघवाल बैठे हुए थे, उनके चेहरे के हाव भाव देखने लायक थे कि हमें क्यों नहीं बताया सभापति जगदीप धनखड़ ने। और संभवतः जेपी नड्डा के जो रिएक्शन थे, वो जो उबले, उसकी वजह भी कहीं ना कहीं ये थी कि चेयरमैन ने सरकार का विश्वास खो दिया था और जिस तरीके से लोकसभा में राहुल गांधी को बोलने से रोका गया, वो काम राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ नहीं किया, यानी उनको बोलने का मौका दे दिया। अविश्वास की खाई और चौड़ी हुई। और चूंकि जब इस तरह के मतभेद पैदा होते हैं तो कई बार वही दृश्य और वही घटनाएं देखने को मिलती हैं जो उस दिन देखने को मिली। 4 बजे जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई थी धनखड़ ने, उसमें ना तो किरण रिजिजू गए और ना ही जेपी नड्डा गए। और इसका मतलब ये है कि तब तक बातें काफी बिगड़ चुकी थी। लेकिन एक और घटना की जानकारी दी जा रही है। घटना की जानकारी ये है कि उसके बाद धनखड़ ने जो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल था, जो विपक्षी दलों का सांसदों का प्रतिनिधिमंडल था, उसके साथ बैठ करके लंबी कोई डिस्कशन की। इससे अविश्वास की खाई और बढ़ी है। एक टेलीविजन चैनल पर मैं चर्चा देख रहा था और उस पर एक सीनियर जर्नलिस्ट का यह कहना था कि नेपथ्य में बहुत सारी दूसरी घटनाएं चल रही थी जिनके बारे में सुनकर के आश्चर्य होता है। पहली घटना ये थी कि जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आए थे परिवार के साथ भारत भ्रमण पर, तो एस जयशंकर के पास जगदीप धनखड़ के ऑफिस से एक मैसेज छोड़ा गया कि चूंकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए हैं तो उनकी भारत के उपराष्ट्रपति से मुलाकात होनी चाहिए और उसकी कवरेज होनी चाहिए।
दूसरे, ये भी कहा गया कि प्रोटोकॉल में चूंकि उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री से बड़े होते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा में, उनकी फ्लीट में भी कम से कम उतनी गाड़ी तो होनी चाहिए जितनी प्रधानमंत्री के साथ चलती हैं। तीसरी एक और घटना बताई गई। राज्यसभा टीवी के जो एडिटर थे और जो कर्मचारी थे, उनको ये निर्देश दिए गए थे कि राज्यसभा टीवी राज्यसभा के सभापति के लिए है, यानी उपराष्ट्रपति के लिए है। तो उस पर उन्हीं को ज्यादा दिखाया जाना चाहिए, उनके भाषणों को ज्यादा दिखाया जाना चाहिए। इस तरह की चीजें भी कही गई थी। उनका इशारा संभवतः ये था कि प्रधानमंत्री को उतना नहीं दिखाया जाना चाहिए जितना उपराष्ट्रपति को, यानी राज्यसभा के सभापति को दिखाया जाना चाहिए। उनके भाषण चाहे सदन के भीतर हों या बाहर हों, जो वो बोलते हैं उसको डिटेल जानकारी दी जाए, ये सब चीजें थी। अगर ये सारी घटनाएं हुई हैं तो ये वास्तव में बेहद गंभीर मसले हैं। और जो दूसरी घटनाओं की चर्चाएं इन दिनों हो रही हैं, उनमें कितनी सत्यता है, कितनी नहीं है, और इनके स्वभाव में, इनकी अप्रोच में और सरकार के प्रति या प्रधानमंत्री के प्रति जो इनकी सोच में बदलाव देखे जा रहे थे, जो विपक्ष इनको शर्मिंदा कर रहा था, इनको असहज कर रहा था, सबसे ज्यादा इनको आहत करने का काम कर रहा था, सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी, उसी विपक्ष के बुने जाल में अगर ये उलझ गए और फंस गए तो फिर समझ में आता है कि सरकार का इनसे विश्वास क्यों डिगा। वो घटना सबको याद है, अभी भी सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर आप देखेंगे तो वो वीडियो मिल जाएगा, जब जया बच्चन ने खड़े होकर के इनकी टोन को लेकर के कुछ टिप्पणियां की थी और जिस पर ये भड़क गए थे। इसके अलावा भी इनके जो जुडिशरी पर इधर अटैक थे, या कृषि मंत्री शिवराज चौहान की मौजूदगी में जिस तरीके से उन्होंने किसानों की मांगों, किसानों से किए गए वायदों को पूरा ना करने को लेकर के सरकार को फटकार लगानी शुरू कर दी थी और मंत्री को भी एक तरीके से फटकार लगानी शुरू कर दी थी, इन सारी चीजों को लेकर के भी तमाम तरह की चर्चाएं इस समय हो रही हैं। जो ये तथ्य निकल करके सामने आ रहे हैं, ये तथ्य तब सरकार की तरफ से और कुछ दूसरे सोर्सेज की तरफ से अब सामने लाए गए हैं कि जो उनके इस्तीफे से एक वातावरण बना था या बनाया गया था, उसको अब ओवरकम करना जरूरी है, यानी सच को सामने लाना जरूरी है। और अगर ये सारी चीजें सही हैं और सरकार को बिना विश्वास में लिए अगर उन्होंने राज्यसभा में विपक्ष द्वारा जस्टिस वर्मा के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव को पढ़ा, उसका संज्ञान लिया और उसको राज्यसभा के महासचिव को सौंपा, तो ये अगेन बेहद गंभीर मामला था। कहा तो ये भी जा रहा है कि वो लोकसभा से भी सूचनाएं ले रहे थे कि वहां पर महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस कब दिया गया, वहां अभी सदन में पढ़ा गया या नहीं पढ़ा गया। और जानकारी ये भी मिल रही है कि जगदीप धनखड़ एक्चुअल में जो 3 सदस्यीय कमेटी गठित की जाती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक आपके जस्टिस होते हैं, हाई कोर्ट के सिटिंग होते हैं या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के होते हैं, एक और कोई होते हैं, उसमें भी हस्तक्षेप चाहते थे। और सरकार के जो शंका के बीज थे दिमाग में, वो अभी पहले दिन की ही
राज्यसभा की कार्रवाई और इनके कुल मिलाकर के अप्रोच और जो तौर तरीके ये अपना रहे थे, उससे वो और पुख्ता हुए, सरकार के कान और खड़े हो गए और उसके बाद संभवतः इनको कहा गया कि आप इस्तीफा दे दीजिए। तो जानकारी ये मिल रही है कि इस्तीफा उन्होंने खुद नहीं दिया है, जैसी कि एक हवा बनाई गई थी। इसके चलते अब मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो इन पर भरोसा करके इनको उपराष्ट्रपति बना करके लाया गया था और राज्यसभा को नियंत्रित करने की एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसमें शुरू के जो एक डेढ़ वर्ष के समय की काल अवधि थी, उसमें ये कसौटी पर खरे उतरे। लेकिन उसके बाद ये कब फिसले, कब विपक्ष के बुने जाल में फंसते हुए दिखाई दिए और कौन से ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर के इन्होंने सरकार से अपनी नाराजगियां जाहिर करनी शुरू कर दी और जुडिशियरी पर बहुत आक्रामक होकर अटैक करने शुरू किए, जिसकी वजह से जाहिर है सरकार भी असहज हो गई थी और कोई भी सरकार नहीं चाहती कि वो जुडिशियरी को नाराज करे। तो ये सारे कारण बने हैं जिसकी वजह से जगदीप धनखड़ को जाना पड़ा है। अगेन मैं वहीं से इस कार्यक्रम का अंत करूंगा जहां मैंने एक दिन पहले जाट लीडरशिप की बात कही थी। सत्यपाल मलिक ने भारतीय जनता पार्टी को निराश किया, चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भी भारतीय जनता पार्टी को निराश किया, बल्कि फायदे लिए और किसान आंदोलन के समय भी किसानों के बीच में जाकर के, तथाकथित किसानों के बीच में जाकर के एक असहज स्थिति पैदा की भारतीय जनता पार्टी के लिए। और अब ये तीसरी लीडरशिप है जो जाटों के बीच से आई, जिनको राज्यपाल बनाया गया, जिनको उपराष्ट्रपति बनाया गया और कह सकते हैं कि इन्होंने भी निराश किया है। एक डिबेट में जिक्र हो रहा था कि क्या अब चौथे जाट लीडर को, जो गुजरात के इस समय राज्यपाल हैं, आचार्य देवव्रत, क्या उनको उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा? तो वो पूरा पैनल ही हंस रहा था कि अब ऐसी कोई गलती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।